नमस्कार एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली एक तरह से आ, आप कह सकते हो कू हो गया है, पॉलिटिकल कू हो सकता है और फिर नहीं तो यूएस के डॉलर जो रिसेंटली वेनेजुएला में, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और क्या ये पहली बार हुआ है? हम इस वीडियो में आगे अगर ये पहली बार नहीं हुआ है तो और यूएस के द्वारा हिस्टोरिकली अलग देश के जो प्रेसिडेंट है या फिर हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनको ऐसे कैप्चर किया गया है, उस विषय में बात करेंगे। आगे जाके और भी बात करने वाले हैं, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है जो यूएस बोल रहा है आज के डेट में छाती ठोक ठोक के, क्या ये रीज़न है या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न है जैसे जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिकल, क्या हो सकता है इसके पीछे रीज़न? इन सारे चीज़ों में और इसके बीच में कुछ लीगल या मॉरल कुछ एंगल हो सकता है क्या? ये सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप जानने के लिए वीडियो पे बने। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये इंसिडेंट हुआ है 2026, खास कैप्चर किया गया हमको। ये यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से है तो इसके पीछे जो जो निकोलस मडुरो जो वेनेजुएला के लास्ट प्रेसिडेंट रहे, इसके पीछे कुछ पहले यूएस का क्या दलील है उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली वो कहते हैं कि उन्होंने एक फ्रेम बनाया। इस फ्रेम ये जो ऑपरेशन किया था, इस ऑपरेशन के पीछे इन्होंने जो फ्रेम बनाया था वो लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन का एक इन्होंने रादर देन गिविंग इट नेम एज एन इन्वेजन जो मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल इन्वेजन उसके लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन। चलिए खैर वो तो यूएस का काम ही रहा है हमेशा से, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो इसमें इन्होंने प्राइमरी जो इनको लगाया, एक तो चार्जेस लगाया कि नार्को टेररिज्म और दूसरा चार्जेस लगाया उनके ऊपर कि ये इलेजिमेट इलेक्शंस करके ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बने और जबकि इनका रूल एक हिसाब से इन्होंने डिक्टेटरशिप के हिसाब से हो। इसके पीछे क्या क्या कारण है इसके ऊपर बातें किस हद तक ये जो इलेजिटिमेट इलेक्शंस के बारे में बात करें और नार्को टेररिज्म के बारे में बात करें, इन दोनों के पीछे हम देखते हैं। वीडियो पे बने रहिए और मैं कुछ अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ आप अपना ओपिनियन बनाएं। वीडियो के एंड तक आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहला जो इसमें डायमेंशन और एंगल पे बात करना चाहूँगा मैं वो है कि यार इसके पीछे यूएस का स्ट्रेटेजिक इंटेंशन क्या रहा। स्ट्रेटेजिक मान लीजिए कि वहाँ पे इलेजिटिमेट इलेक्शन हुआ भी है, वो करके वो प्रेसिडेंट बन के आया या फिर नार्को टेररिज्म हो भी रहा, यूएस का क्या जाता है? यूएस ने क्या बोला, दुनिया का ठेका ले रखा है अपने देश के अंदर। वहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। अगर यूएस में कोई रहता होगा, यूएस में किसी के जान पहचान के लोग हैं, उसको पता होगा वहाँ पे ऑन ग्राउंड कितने ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। रादर देन पेइंग अटेंशन टू दैट, यूएस इज ट्राइंग टू टीच डेमोक्रेसी टू द एंटायर वर्ल्ड। लगता है कि डेमोक्रेसी का पूरा ठेका ले रखा है इन्होंने पूरे दुनिया भर का, राइट। डेमोक्रेसी जैसे जैसे यूएस का ही ठेका। तो पहले जो इसके पीछे इंटेंशन है, स्ट्रेटेजिक इंटेंशन गाइस, वो है ऑयल का। ऑयल कंट्रोल एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा आपके स्क्रीन में। अब वेनेजुएला होल्ड्स एंटायर वर्ल्ड्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स। व्हाट डज इट मीन गाइस? इट मीन्स it has more oil reserves than Saudi Arabia alone. It has more oil reserves than Iraq plus Iran alone. It has more oil reserves than UAE, Kuwait, Russia, United States, Kazakhstan, China, सबको मिलाने के बाद भी इतना परसेंटेज ऑयल रिजर्व्स नहीं होगा जितना वेनेजुएला में है। एक्सपर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक 303,221 मिलियन बैरल्स, तो 3 लाख मिलियन बैरल से ज़्यादा ऑयल की रिजर्व्स है आज के डेट में। वेनेजुएला सिर्फ एक कंट्री जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स रखती है। सऊदी अरब से भी ज़्यादा, ईरान से भी ज़्यादा, इराक से भी ज़्यादा, यूए से भी ज़्यादा, और कुवैत वगैरह, रशिया, लीबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, कजाकिस्तान, सबको मिला के भी इतना नहीं होता। समझ गए होंगे पहला आंकड़ा। तो ऑयल रिजर्व्स के पीछे ये मुद्दा है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प और फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जो ऑयल मार्केट है उसको उस पर पहले
लाने के बाद क्या मेन मुद्दा है, क्योंकि इसमें अगर कंट्रोल लाते हैं इसमें 3-4 चीज़ें हो 3-4 कंट्रीज़ को वो टेक सबसे पहले वो ईरान के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कुछ कंट्रीज़ की, जैसे वहाँ से चाइना भी ऑयल लेती है तो उसको टैकल कर सकती है, रशिया को टैकल कर सकती है, चाइना को मुडोरो को हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि लैटिन अमेरिका में और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसके अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इलीगल कोई डिक्टेटरशिप कोई आज तक किया है तो उन्होंने नाम दिया मुडोरो को। मुडोरो को देने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने अपने देश के जो ऑयल रिजर्व्स है सबको उन्होंने नेशनलाइज करने से ये पंगा है कि बाहर के जो प्लेयर्स है, बाहर की जो कंट्रीज अपने अपने कंपनीज को भेजती है ना, थर्ड पार्टी कंपनीज में जाके ऑयल रिफाइन करे, ऑयल निकाले, क्योंकि वेनेजुएला के पास इतने ऑयल रिफाइनरीज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी नहीं, तो कहीं ना कहीं उसको डिपेंड होना पड़ता है। तो वो पिछले कुछ सालों से डिपेंडेंट थी रशिया के और चाइना के ऊपर। तो यूएस का ये स्ट्रेटेजी ये भी था कि इनको यहाँ से कैसे निकाला जाए। तो जैसे अगर नेशनलाइज हो गया तो उसमें गवर्नमेंट डील करती है, गवर्नमेंट अगर डील करती है तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो है, प्राइवेट प्लेयर्स उनका इतना कुछ खास रोल नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट ही मोटे तौर पे सारा कुछ जो आपका कंट्रोल। तो ये कहीं ना कहीं उसको ये बात चुभ रही थी। हाँ क्या ये पहली बार हुआ है? जी नहीं, ये 1989 में भी हुआ है, 2003 में भी हुआ है। अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हिस्ट्री में चेक करके देख, चलिए निकोलस मडोरो को तो अभी किया 2026 में, लेकिन इससे पहले ईरान में इराक में उन्होंने किया सद्दाम हुसैन को, आपको पता होगा 2003 में। मैनुअल निकोरो उनको भी किया है। उसके बाद जो फिलिप मैनुअल जो नोरेगा थे वो पैनामा के थे, 1990s में किया। एमिलो इगोलांडो जो कि फिलीपींस के थे, 1901 में उनको किया। तो देखा जाए यूएस का भाई ये एक हिसाब से हमेशा से ये तौर तरीका रहा है कि जो उनके अगेंस्ट में जाता है, कंट्री हो, उसका प्रेसिडेंट हो, ये जो प्रोटोकॉल्स है या फिर उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको अगर वो सर्व नहीं करता है, अगर वैसा कोई कंट्री है या फिर कोई प्रेसिडेंट है तो उसको कहीं ना कहीं वो उसको उठा लेते हैं या फिर उसको इकोनॉमिकली उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं हर एक एंगल से। अगर देखा जाए कि मैं सद्दाम हुसैन की बात करूं, 2003 में हुआ था, आप लोगों को पता ही है उसमें क्या, और उसने बोला कि ही वाज द टायरनी। उसमें अमेरिका ने बोला कि ही डिड द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको बोला जाता है WMDs के नाम पे भी जाना जाता है। तो उन्होंने बोला कि दिस इज द एंड ऑफ द क्रिमिनल रिजीम, और सद्दाम हुसैन को मारने के बाद सारा कुछ आप अगर देखेंगे अभी जो मुडोरो के साथ इसमें जो उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट की जो इन्होंने नैरेटिव रचा है और एक लीगल एंगल देने की उन्होंने, ये सारा कुछ देखा जाए तो एक सारा कुछ ऑयल का गेम है। इराक में भी जैसे मैंने बताया ऑयल रिजर्व अच्छी खासी है, यहाँ वेनेजुएला जैसा तो नहीं है पर अच्छी खासी है। इराक में देखा जाए तो वो 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व आज के डेट में भी है। 84 की मैं ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ, जो ओपेक ने स्टडी की है, ओपेक की रिसर्च के ऊपर है डेटा। तो ओपेक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ट्रस्टेबल सोर्स है व्हेन इट कम्स टू दी ग्लोबल सर्वेज ऑफ दी रिजर्व्स। ईरान में आज के डेट में भी 13.3% ऑयल रिजर्व्स है, ये ग्लोबल आंकड़ा बता रहा है, जो कि यूएस से कई गुना ज्यादा है। यूएस का तो 3% भी नहीं है, 2.9% हो रहा है, तो 3% भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईरान में 80 भी ज्यादा है। और इराक की बात करूँ, इराक में 9.3% है ज्यादा जनते। तो आप समझ पा रहे होंगे इन कंट्रीज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जहाँ पे भी थोड़ा सा उन्होंने वीक गवर्नमेंट देखी या फिर वो गवर्नमेंट जो उनके मोटिव्स को सर्व नहीं, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं रिजीम चेंज की बात स्टार्ट कर रहे थे। रिजीम चेंज कहीं ना कहीं कोई ना कहीं एंगल से उनको स्टार्ट। तो सद्दाम हुसैन की जो है कहानी आप सब उसमें जा नहीं रहा हूँ। सद्दाम हुसैन कहीं ना कहीं एक टाइम पे वो ईरान के अगेंस्ट चले गए थे। अब मुडोरो जो है ये आप लोगों के हमारे सबके लिए एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि इनके साथ भी ऐसे हुआ है और यूएस ऐसे भी कर सकता है। नार्को टेररिज्म का केस लगा रहे हैं, नार्को टेररिज्म और इलिजिटिमेट इलेक्शंस, ये बात कितनी हद तक सही है कितनी हद तक नहीं, आप ये सब कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे प्रोपेगेंडा है। तो आपके स्क्रीन पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व्स का होल्डिंग्स है, ये सबसे बड़ा की फैक्टर है। ये सारा जो अभी आप देख रहे हैं
कि उनका कैप्चर, वेनेजुएला प्रेसिडेंट को कैप्चर करना, और उसके पीछे ये सब ग्लोबल नैरेटिव्स है जो कि मीडिया को बेचना चाहती है, वो समझाना चाहती है मेनस्ट्रीम को कि हम इसीलिए कि हमने डेमोक्रेसी, मतलब एक तरह से उनका फेलियर है कि वो बात करते करते कोई कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे आप डील नहीं कर पाए। आपको अगर हाँ ऑयल चाहिए, वहाँ पे आपकी ऑयल रिजर्व्स में आपको अगर कंपनीज जाके वहाँ काम करेगी, वहाँ पे रिफाइनरी के काम करेंगे, ठीक है, आपको उसमें बात करना चाहिए ना। आप उनको बात करें पॉलिटिकली, आप उसको कर सकते थे, लेकिन आपका वहाँ पे फेलियर है। दैट मीन शोज हाउ डेस्परेट यू आर इन ऑर्डर टू टैकल द रशिया एंड चाइना। आजकल इंडिया के साथ भी ले रखे पंगा, 500% मेरे ख्याल से टैरिफ लगा रखे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिया के लिए भी एक हिंट है कि ये सारे टेक्निक्स इंडिया पे भी अप्लाई किया जा सकता है। डायरेक्टली तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बैकडोर से होगा। सो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट शुड आल्सो I think Indian government already have their eyes and ears open to all these global uh, situations. मुझे इसमें टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक आप if you made it so far, then please feel free to like, share and subscribe the channel, and please share your opinion in the comment section. What do you think? These were my analysis, but I just left it on you. You should go and please share your comments or your ideas. What do you think? Like.